हाय स्टूडेंट्स, आज हम मराठी विषय 10th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है उपास। यह चैप्टर पू. देशपांडे द्वारा लिखा गया है। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले लेखक का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद लेसन को पढ़ेंगे और समझेंगे। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे मतलब ही पू. देशपांडे। इनका जन्म 8 नवंबर 1919 को मुंबई में हुआ तथा 12 जून 2000 को पुणे में इनकी मृत्यु हो गई। यह महान मराठी लेखक, हास्य कलाकार, नाटककार, यात्री तथा चतुर कलाकार थे। इनके लेखन में सूक्ष्म अवलोकन, व्यंग्यात्मक और शुद्ध हास्य तथा तरल कल्पना और भाषा के रचनात्मक और चमत्कारी उपयोग में कौशल की विशेषता है। सूक्ष्म अवलोकन का मतलब होता है कि जो छोटी छोटी बातें होती है उन विषयों का ऑब्जर्वेशन करना। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है कि किसी भी एक टॉपिक पर ताने मारकर या फिर उस पर हंसी ठिठोली कर कर उसे लोगों के सामने पेश करना। तो यह उनकी लेखन की विशेषता रही है। उसके साथ साथ उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। तू का म्हणे, तुझे आहे तुझा पाशी, अंमलदार, सुंदर मी होणार, ती फुलनारी, यह उनके द्वारा लिखा गया स्वतंत्र और रूपांतरित नाटक है। उसके बाद सदू आणि दादू, विठ्ठल तो आला आला, यह उनके द्वारा लिखी गई एकांकी संग्रह है। खोगीर भारती, असामी आसामी, खिल्ली, बटाट्याची चाळ, हसवणूक, यह उनके द्वारा लिखी गई विनोदी लेखक है। अपूर्वाई, पूर्व रंग, जावे त्यांच्या देशा, यह उनके द्वारा लिखा गया प्रवास वर्णन है। तथा व्यक्ति आणि वल्ली, गणगोत मैत्री, यह उनके द्वारा लिखी गई व्यक्ति चित्रणात्मक पुस्तक का विपुल ग्रंथ संपदा है। इस प्रकार उन्होंने कई प्रकार के लेखन कार्य किए हैं और उनकी पुस्तक व्यक्ति और वल्ली ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उनके द्वारा लिखा गया हम आज जो लेसन पढ़ेंगे उसमें उन्होंने मध्यम वर्गीय के व्यक्ति के संकल्प और संकल्प को पूरा करने का एक मज़ेदार चित्रण किया है और संकल्प को पूरा करने वाले लोग कैसे हास्यास्पद हो जाते हैं इसका उन्होंने बहुत ही मज़ेदार तरीके से वर्णन किया है। तो अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। उपास। माझी खाजगी उपोषणाची हकीकत शाळेत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेला नाही तेव्हा खाजगी झालं, अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली, पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो। देखो, अभी यहाँ पे लेखक ये बता रहे हैं कि उन्होंने उपास रखना शुरू किया था। उपास रखने का मतलब क्या होता है कि पूरा दिन कुछ खाना पीना नहीं है। और उनकी ये जो बात है उपास रखने वाली, ये उनकी पर्सनल और व्यक्तिगत बात है, लेकिन फिर भी ये बात उनके पूरी चाल भर में फैल गई। और जब भी वो आते जाते रहते थे तो उनको कुछ ताने सुनाई देते थे, जैसे नाही ती भानगड आहे, मतलब नहीं ये सब क्या है, व्यर्थ है या फिर कोई लफड़ा है, कोई गड़बड़ है। हाथ दाखवून अवलक्षण आहे, मतलब कि वो जो भी कर रहे हैं, तो जैसे कि वो उपास रख रहे हैं तो वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को वो खुद ही बुला रहे हैं। इस प्रकार के ताने उनको हमेशा सुनाई देते थे। लेकिन यह जो आलोचना है, यह आलोचना उन्होंने किसी से भीख में नहीं मांगी थी। कहने का मतलब उन्होंने अपने उपास के बारे में सामने से कभी भी किसी को बताया नहीं था
और ना ही किसी से एडवाइस मांगी थी। लेकिन फिर भी लोगों को जब पता चला तो उन्होंने उनके उपवास रखने की बात पर कोई ना कोई ताने मारना या फिर उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया था। जैसे कि हम सभी लोग को पता है कि हमने भी देखा है कि हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उनके घर में क्या हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आसपास वाले क्या कर रहे हैं, उनके घर में क्या हो रहा है, उन चीज़ों से उनको बहुत फ़र्क पड़ता है और उनके मामले में दखल अंदाजी करने में उनको बहुत मज़ा आता है या फिर बहुत इंटरेस्ट आता है। सेम उसी प्रकार से लेखक की उपवास की बात उनके पूरे चाल भर में फैल गई और लेखक के आते जाते लोग उन्हें तरह तरह की अलग अलग बातें सुनाने लगे। 181 पौंड रात्र दिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होते. वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली. झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते. मी पूर्वीसारखा गाढ झोपात नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता. घोरत तर असतात रात्रभर असा सारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे. तो आगे हमें लेखक रीज़न बता रहे हैं उनके उपवास करने का। तो उपवास वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि एक बार उन्होंने अपना वज़न किया और वो 181 पौंड के हो चुके हैं, लगभग 82 किलो। तो उनका वज़न इतना ज़्यादा हो चुका है और इसीलिए उन्होंने उपवास करना शुरू किया था, जो बात पूरे चाल भर में फैल गई थी। और वो वज़न कम करने के लिए उपवास कर रहे हैं, इसलिए लोग उन्हें क्या कर रहे थे, अलग अलग तरीके से ताने मार रहे थे। तो जब उनको ये पता चला कि उनका जो वज़न है वो 181 पौंड हो चुका है और जिस कार्ड में उनका ये वज़न लिखकर आया था वह कार्ड रात दिन उनकी आंखों के सामने घूम रहा था, नाच रहा था। अब उनको ऐसा महसूस होने लगा था कि उनको अपना वज़न कम करना चाहिए और इसी वजह से उनकी जो नींद है वो भी पूरी तरीके से उड़ चुकी थी। और उन्होंने ये भी कहीं सुना था कि जब नींद कम हो जाती है या फिर कम सोने से वज़न क्या होता है, कम होता है। और इसी पर वो विचार करने लगे और जिस तरीके से वो पहले गहरी नींद में सोते थे, अब उस तरीके से गहरी नींद में सोना उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन वह गहरी नींद में नहीं सोते हैं, इस बात को लेकर उनकी पत्नी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वह हमेशा अपने पति को बोलती रहती थी कि लेखक क्या करते हैं, हमेशा खर्राटे मार के सोते रहते हैं। खर्राटे मार के सोना मतलब बहुत ही गहरी नींद में सोना। तो लेखक की पत्नी का कहना यह था कि लेखक हमेशा खर्राटे मारकर सोते रहते हैं, यानी अभी भी वह गहरी नींद में सोते हैं। 2 महिन्यात 50 पौंड वजन कमी करून दाखवेन तर खरा, अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तक डोके घालून लागलो. प्रोटीनयुक्त पदार्थ, चरबीयुक्त द्रव्ये वगैरे शब्दाबद्दलीच माझी आस्था वाढू लागली. साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागल्या. आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेल्या तज्ज्ञ मला रोज दर्जनवारीने भेटू लागले. इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या शाळेतल्या लोकांनी माझ्या उपाशीची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला. उदाहरणार्थ शोकाजी तिर्लोकेकर. तुला सांगतो मी पंत, डाएट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचा नाव काढू नकोस. लेखक अपने वज़न बढ़ने को लेकर और लोगों की तरह तरह की बात सुनकर बहुत ही परेशान हो चुके थे और इसीलिए उन्होंने एकदम कड़क फैसला लिया कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन वह 2 महीने के अंदर अपना जो वज़न है वो लगभग 50 पौंड कम करके दिखाएंगे। और इसीलिए उन्होंने आहार शास्त्र करके एक पुस्तक है
उस पुस्तक को अपने पास रखना, उसको पढ़ना और उसमें जो भी लिखे हुए नियम थे उसको फॉलो करना शुरू किया। इतना ही नहीं तो उनकी जो रुचि थी आहारों को खाने में वो भी धीरे धीरे बदलने लगी, जिसके कारण वह अपने आसपास कभी भी जो भी उनके फिटनेस को लेकर अच्छे पदार्थ है उसी पर उनका ध्यान केंद्रित होने लगा और बाकी आहारों को वो इग्नोर करने लगे। और अच्छी बात या फिर आनंद की बात तो यह थी कि आजकल उनको बहुत सारे यानी दर्जनों एक्सपर्ट लोग मिलने लगे जो उनको आहार को लेकर डाइट का सलाह देने लगे। और मज़े की बात तो यह है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले उनके उपवास करने को लेकर उनका उपहास उड़ाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, वे लोग भी आज उनको डाइट की सलाह दे रहे हैं। और उनमें से उन्होंने एक का उदाहरण दिया है जिनका नाम है शोकाजी त्रिलोकीकर, जिन्होंने लेखक को बटाटा छोड़ने को लेकर या फिर बटाटा का नाम तक नहीं लेने का सलाह दिया। हो म्हणजे कुठं राहतात म्हणून विचारलं तर नुसताच चाळीत राहतो म्हणा, बटाट्याची चाळ म्हणू नका, वजन वाढेल। खी खी खी, जनोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे मला कळत नाही, नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय। पण शोकाजीने त्याला परस्पर जामून टाकले। ए इडियट, सगळ्यात गोष्टीत जोक काय मारतोस नेहमी, मी सांगतो तुला पण तू बटाटा सोड। मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाटापासून सुरू झाली। जब शोकाजी लेखक को डाइट की सलाह दे रहे थे, यानी वो जब उनको यह बता रहे थे कि उनको बटाटा छोड़ देना चाहिए, यहाँ तक कि बटाटे का नाम भी नहीं लेना चाहिए, उसी समय जनोबा नाम के एक व्यक्ति वहाँ पर आए और उन्होंने लेखक को कहा कि मतलब अगर तुमसे कोई ये पूछे कि तुम कहाँ रहते हो तो तुम उनको ये बताना कि तुम चाल में रहते हो, तुम उनको ये मत बताना कि तुम बटाटे की चाल में रहते हो। अगर तुमने किसी को ये बताया कि तुम बटाटे की चाल में रहते हो यानी तुमने बटाटे का नाम ले लिया तो तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। ऐसा कहकर वह व्यक्ति हंसने लगा। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता, जो हमेशा हर एक बात का मजाक बनाते रहते हैं। लेकिन जो वहाँ पे शोकाजी थे उन्होंने तुरंत उस पर उपहास उड़ाया और उन्होंने उस व्यक्ति को कहा, ए इडियट, तुम क्या हमेशा हर एक बात का मजाक उड़ाते रहते हो। और उन्होंने फिर लेखक को बोलना शुरू किया कि तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो और तुम मेरी सलाह मानो, सचमुच तुम बटाटे को छोड़ दो और तुम्हारा वज़न ज़रूर घट जाएगा। मैं क्या क्या छोड़ दिया होता अगर मुझे मेरा वज़न घटाना होता तो। बटाटाच ठीक आहे, पण पंत आधी भात सोडा। एक सल्ला, भातानं थोडाच लठ्ठ व्हायला होत। आमच्या कोकणात सगळी भात खातात, कुठं आहे लठ्ठ, तुम्ही डाळ सोडा। काशीनाथ नाडकर्णी। जब शोकाजी लेखक को डाइट का सलाह देते रहते हैं तो वहाँ पर उपस्थित में से कोई बोलता है कि बटाटा ठीक है, लेकिन एक काम करो पंत यानी लेखक, तुम चावल छोड़ दो। तब वहाँ पर काशीनाथ नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, वो कहते हैं चावल चावल खाने से थोड़ी ना कोई मोटा होता है, हमारे कोकण में तो सभी चावल खाते हैं, बताओ तुम यहाँ पर कौन मोटा है। एक काम करो, तुम दाल छोड़ दो। मुख्य म्हणजे साखर सोडा, मी सांगू का, मीठ सोडा, लोणी तूप सोडा। एका आठवड्यात 10 पौंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलेन, आमच्या हेड क्लर्कच्या वाइफच्या घटलं। तो वहाँ पर जो भी लोग उपस्थित रहते हैं, कोई बोलता है कि एक काम करो तुम शक्कर छोड़ दो, कोई बोलता है नहीं तुम नमक छोड़ दो, कोई कहता है कि तुम लोनी तूप खाना छोड़ दो, और अगर एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा 10 पौंड वज़न नहीं कम हुआ तो मैं क्या करूँगा, अपना नाम बदल लूँगा।
क्योंकि हमारे जो हेड क्लर्क थे उनकी जो वाइफ थी उनका क्या हो गया, वजन कम हो गया। हेड क्लर्क का मतलब होता है मुख्य लिपी। तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा बाबू काका, दिवसा झोपण सोडा, खरं म्हणजे पत्ते खेळायचे सोडा, बसून बसून वजन वाढतं। मी मात्र या सर्व जणांचे एकूण मनाचे करायले ठरवले होते। पहला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केले। मतलब जो लेखक है वहाँ पर जो लोग भी उपस्थित थे वो सब उनको अलग अलग आइडियाज़ बता रहे थे। जैसे कि वहाँ पर जो बाबू काका उपस्थित थे उन्होंने उनको कहा कि तुम एक काम करो, तेल और तेल से बने हुए या फिर तेल से छने हुए जो पदार्थ है वो खाना छोड़ दो, और अगर तुम दोपहर को सोते हो तो दोपहर को सोना छोड़ दो, और अगर सही मामले में बोला जाए तो अगर तुम पत्ते खेलते हो यानी ताश वगैरह खेलते हो तो तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि एक ही जगह कंटिन्यू बैठने की वजह से भी क्या होता है, वजन बढ़ता है। लेखक ने वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की बात सुनी, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि जो उनके मन को अच्छा लगेगा या फिर जो सही होगा वो वही करेंगे, बाकी सभी की बातों में नहीं आएंगे। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहला उपाय यह किया कि उन्होंने आहार परिवर्तन करना शुरू किया। मतलब क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, उसे खाने के नियम में लाना शुरू किया। साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात म्हणून प्रथम बिनसाखरचे चाय सुरू केला। पहिल्या दिवशी विशेष फरकही वाटला नाही। घरात साखरबंदी जाहीर केली। कुटुंबालाही सारी दिवाळी तिखटा मिठावर उरकायची सक्त ताकीद केली। मुलांसाठी म्हणून काय थोड गोडा थोडाच करायचे ते कर, एवढी सवलत ठेवली। शक्कर में सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है और इसीलिए लेखक ने सबसे पहले बिना शक्कर की चाय पीनी शुरू की। उसके बाद उन्होंने अपने घर में पूरी तरीके से शक्कर पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब घर में शक्कर आना ही नहीं चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने पूरी तरीके से शक्कर पर मनाही कर दी। साथ में दिवाली के दिन जो भी तीखा मीठा चीज़ें होती है वो सब बंद कर दी। सिर्फ बच्चों के लिए कुछ बनाना है तो उतना बना सकते हैं, इतना सहूलियत उन्होंने दे दिया। पहिल्या दिवशी मला फरक जाणवायला लागला। भात अजिबात वर्ज्य करणे अवघड होते, म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला। नुसती उकलेले पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला, आणि नेहमी भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज़ा आला नहीं। लेखक को पहले दिन से ही डाइट का थोड़ा बहुत फ़र्क समझ में आने लगा। चावल एकदम से छोड़ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने सिर्फ जो दोपहर का चावल था वो खाना बंद कर दिया। उसके साथ साथ लेखक को जो पत्ती वाली सब्जियां होती हैं उसको उबाल के खाना, यह जो उनकी सोच थी वो बहुत ही खोखली थी, क्योंकि इस प्रकार से कोई कैसे खा सकता है इसका अंदाज़ा जब उन्होंने पहले डाइट के दौरान उबाली हुई सब्जियां खाई तब उनको समझ में आने लगी। लेकिन रोज़ की बनाई हुई सब्जियों में ऐसी क्या खासियत होती है ये उनको समझ में अभी भी नहीं आ रहा था। पहिल्या दिवशी सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला। पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटवण्याचे व्रतीच्या वार्ता गेली होती, परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगौडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली आणि त्याने साऱ्या सेक्शनाला पार्टी दिली। लेखक का पहले दिन का डाइट बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही नियमित रूप से चला, लेकिन दूसरे दिन ही उस पर एक विराम लगने वाला था, वह व्रत भंग होने वाला था। क्योंकि पहले दिन
लेखक के आधा से ज़्यादा कार्यालय के लोगों को उनके व्रत के बारे में पता चल चुका था, वजन घटाने की प्रतिज्ञा के बारे में पता चल चुका था। लेकिन दूसरे दिन ही एक खबर आती है कि उनके कार्यालय में काम करने वाले जो अन्ना नटगौड़ा थे उनको प्रमोशन मिली है, और उस प्रमोशन के दौरान वो उनके पूरे सेक्शन को, मतलब जो उनका कार्यालय है उस कार्यालय के पूरे विभाग को, जिस विभाग में वो काम करते हैं, सबको वो प्रमोशन के दौरान पार्टी दे रहे हैं। और इसी चक्कर में अब लेखक का जो उपवास है वो भंग होने वाला था। कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटवर सूड घालायचे असे ठरवून पदार्थ केले होते. बरे, ना खावे तर अण्णा नाडगौडाला वाईट वाटणार. बिचारा 6 वर्षांनी एफिशियन्सी 12च्या जाळ्यातून बाहेर पडला होता. आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती. लेखक के कार्यालय के कैंटीन का जो शेफ था या फिर जो रसोइया था, वह पूरी तरीके से प्लानिंग करके रखा था उसने कि उसको लेखक का जो व्रत है वजन घटाने का वो तोड़वाना ही है। कहने का मतलब कि उसने इस प्रकार के पदार्थ बनाए थे जो लेखक अपने डाइट के दौरान बिल्कुल भी खा नहीं सकते थे, और अगर लेखक नहीं खाएंगे तो अन्ना को बहुत ही बुरा लगेगा, क्योंकि बेचारे को 6 साल बाद पहली बार प्रमोशन मिला था और वह अपने एफिशिएंसी बार के जेल से बाहर आ पाया था। और जो उनका रसोइया था उसने शक्कर से मिठाई नहीं बनाई थी, बल्कि मिठाई से शक्कर बना के लाया था, ऐसा लग रहा था। अब बेचारे लेखक क्या करे, लेखक तो दोनों तरफ से फंसे हुए थे। घासा गणिक सहस्त्रवधी कॅलरीज पोटात चालल्या होत्या, त्यामुळे खाल्लेल्या गोड लागत नव्हते. बटाटे वडे होते म्हणजे आणखीच कॅलरीज. चिवडा असल्या वनस्पतीतल्या, त्यामुळे आणखी कॅलरीज. आणि एवढे सगळे हादडून शेवटी भज्याशिवाय पार्टी कसली. या भिकोबा मुळ्याचा टोमण्यामुळे चेकावून नाडगौडाने स्पेशल भज्याची परत ऑर्डर दिली. अलग अलग प्रकार के पदार्थ खाने की वजह से लेखक के पेट में हजारों कैलोरी पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो जो भी खा रहे थे वह उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. बटाटे वड़े, असली वनस्पति के चिवड़े और वहाँ पे जो भी चीज़ें बनी हुई थी वो खाने के बाद लेखक की कैलोरी बढ़ने ही वाली थी. और वहाँ पर भिकोबा नाम के एक व्यक्ति थे, उनके कहने पर अन्ना ने और भी स्पेशल भज्या की जो प्लेट थी वो ऑर्डर कर दी थी. शेवटी मला राहावेना. भज्याची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले. अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध? भिकोबा मुसळे म्हणाला. मी बघ 21 गुलाबजामुन खाल्ले, एवढाच काय. आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नाही केला. तुझी कुंभराश निकुंभ लग्न आहे. नुसता वायुभक्षण करून राहिलास तरी तू असाच जाड्या राहणार. लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे? नॉनसेंस, जगदाळे ओरडला. रनिंग कर रोज. मतलब लास्ट में जब लेखक से नहीं रहा गया और वे तब तक 6 प्लेट भजिया के खा चुके थे, और उन्होंने बहुत ही विनंतीपूर्ण भाव से उन लोगों को कहा कि इस समय मैं डाइट पर हूँ, और उनकी ये बात सुनते ही लोगों ने उन्हें पागल कह दिया. उनमें भिकोबा नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा, अरे पंत, खाने का और वजन का कोई भी संबंध नहीं है. अब मुझे ही देख लो, मैंने 21 गुलाब जामुन खा लिया और आज तक लाइफ में मैंने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है. और तुम्हारी जो राशि है वो कुंभ है,
और निकुंभ लग्न है। तो अगर तुम सिर्फ हवा पीकर भी रहोगे या फिर हवा खाकर भी रहोगे, फिर भी तुम्हारा जो वज़न है वो बढ़ेगा ही। इतना डाइट करके कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि किसी भी इंसान का जो वज़न है या फिर मोटापा है वो उसके बस में नहीं होता है। इस प्रकार से जो भिकोबा नाम के व्यक्ति हैं वो पंत को समझाते रहते हैं, लेखक को समझाते रहते हैं। उसी टाइम जगदाड़ी नाम के जो व्यक्ति हैं वो लेखक को कहते हैं कि नॉनसेंस, इससे अच्छा है कि तुम रनिंग करो। मतलब इतना डाइट करने से अच्छा है कि अगर तुम रोज रनिंग करोगे तो तुम्हारा मोटापा ज़रूर कम हो जाएगा। रनिंगपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा बरं का पंत. माझ्या सिस्टरच्या वेट 40 पौंड उतरलं दोरीवरच्या उड्याने. कुमारी कमलिनी केंकडे म्हणाली. शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमधले भजे उचलले। तो उस पार्टी में जो जो लोग उपस्थित थे वो सब अपने अपने आइडियाज़ उनको दे रहे थे। जैसे कि जगदाले ने जब रनिंग करने की बात की तो वहाँ पर कमलिनी नाम की जो लेडीज़ थी उन्होंने उनको एडवाइस दिया कि रनिंग से ज़्यादा बेटर है कि वो रस्सी उड़ी खेले। रस्सी उड़ी रनिंग से ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा मोटापा कम करने के लिए। तो वहाँ पर जो भी लोग थे उनकी बातें सुनने के बाद लेखक ने ये डिसाइड किया कि वो सुबह के टाइम रनिंग करेंगे और शाम के टाइम वो रस्सी उड़ी करेंगे, ताकि जल्द से जल्द वो अपना मोटापा कम कर सकें। और ये डिसाइड करने के बाद कि उनको सुबह रनिंग करना है और शाम को रस्सी उड़ी करना है, उन्होंने जो 7वीं प्लेट भजे की थी वो उठाई और उसे खाना शुरू कर दिया। कुटुंबाच्या मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता, कारण रोज काही काही चमत्कारी पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले। एके दिवशी नुसती पडवळे उकडून तिने मला खायला घातली। शेवग्याचा शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीचा शेंगा वगैरे 60 पाताळ भाज्याचा खुराक तिने चालू केला। कोबी, कॉलीफ्लावर वगैरे बारशेदार मंडळीची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली। सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही। बिना साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नहीं मला। अब जो लेखक के फैमिली है, लेखक की फैमिली को उनके इस डाइट को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साह था, और वो उत्साह इतना ज़्यादा था कि वो अवर्णनीय है। मतलब उसकी जो बात है वो हम मुंह से बता नहीं सकते, उसका वर्णन हम कर नहीं सकते, इस प्रकार से था। अब देखो यहाँ पे एक बात ये भी है, जो कुटुंब है, कुटुंब जो मराठी में है वो परिवार को भी बोलते हैं या फिर जो वाइफ होती हैं उनको भी कहते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ को उनके डाइट से लेकर जो उत्साह था वह अवर्णनीय था, क्योंकि वो रोज़ कोई ना कोई जो एंटिक पदार्थ होता है वो उनके सामने लाकर खाने के लिए उनके प्लेट में रख देती थी। कभी वो परवल उबाल के, तो कभी जो गन्ने की फली होती है, भिंडी, ऐसी चीज़ें वो उबाल कर या फिर बनाकर उनके सामने खाने के लिए रख देती थी। और जो गोभी होता है या फिर फूल गोभी है, उसको तो मान लो उन्होंने रसोई घर से बाहर ही निकाल दिया था। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो चाय है, शुरू में वो जो चाय पीते थे उसका टेस्ट और डाइट के दौरान वो जो चाय पी रहे उसका टेस्ट, दोनों में बहुत ही फ़र्क था। और चाय इतनी कड़वी होती है ये उनको पहली बार डाइट के दौरान पता चल रहा था। चहा सुरुवातीला बिन साखरेचा असूनही कडू लागला नाही आणि आता का लागतो तेवढा सांगा, असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला। हेच ते म्हटलं ते काय उगीच? अहो, म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिनसाखरेचा चहा दिला तो बिनसाखरचा नव्हताच मुळी। नव्हता? मग मला बिनसाखरेचा चहा म्हणून का सांगितलंस? अहो, थोडीशीच राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू।
काल संपली. आजपासून बिनसाखरेचा चहा केला की साखर न घालता. म्हणजे खलास. अगं, किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात. कसला कमी होत माझा वजन. पण सांगितलंस का नाही मला. जब लेखक ने आज की चाय पी तो उनको आज की चाय बहुत ही कड़वी लगी और इसीलिए लेखक ने अपनी वाइफ को पूछा कि इतने दिन से तुम मुझे डाइट के दौरान बिना शक्कर की चाय दे रही हो, लेकिन वह चाय इतनी कड़वी नहीं थी, तो आज की बिना शक्कर वाली चाय इतनी कड़वी क्यों है. लेखक के पूछने के बाद उनकी वाइफ से यह पता चला कि अब तक वो डाइट के दौरान जो बिना शक्कर की चाय दे रही थी वो एक्चुअल में बिना शक्कर की थी ही नहीं. उनकी वाइफ बताती है कि घर में थोड़ी सी शक्कर बची हुई थी, तो उन्होंने सोचा जब तक यह शक्कर ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक वो रोज़ थोड़ा थोड़ा शक्कर उनके चाय में मिलाकर देंगी. और कल अब शक्कर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, तो आज से लेखक को वह बिना शक्कर की प्योर बिना शक्कर की चाय दे रही हैं और इसीलिए शायद लेखक को आज की चाय बहुत ज़्यादा कड़वी लग रही है. जब लेखक को इस बात का पता चला तो लेखक ने उनको पूछा कि जब तुम मुझे शक्कर वाली ही चाय दे रही थी तो मुझे तुम ये क्यों बता रही थी कि वह बिना शक्कर की है. और तुम ये सोचो कि अब तक मेरे पेट में कितनी कैलोरीज जा चुकी होंगी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मेरा वज़न कैसे कम करूँगा. और तुमने मुझे ऐसा बताया क्यों नहीं कि तुम मुझे शक्कर वाली चाय दे रही हो. उगीच आरडा ओरडा नका करू. वजनाचा ते काय मेल होईल हळूहळू कमी आणि कोणाचा मागून खात नाही म्हणाव. आम्ही स्वतःचा कामवून खातो म्हणाव. वाढला तर वाढू दे वजन. मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशीत ठेवत आणि माझ्या वजनक्षय संकल्पाला आणखी नवे सुरंगू लावीत ती उद्गारली. लाडू कशाला केलेस. साखर असेल त्यात. इश्श, साखरशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात केली कुणी. तात्पर्य, चहा बिना साखरेचा होता हे खरे, परंतु लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्याच. जब लेखक अपनी वाइफ को ये कहते रहते हैं कि तुम बिना शक्कर वाली चाय कहकर मुझे इतने दिन से शक्कर वाली चाय पिला रही हो, तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं, और तुम्हारी ऐसी गलती की वजह से मैं मेरा मोटापा कैसे कम कर पाऊँगा. पता नहीं अब तक मेरे पेट में कितनी कैलोरीज चली गई होंगी. तो उनकी वाइफ कहती है कि आप बिना वजह का परेशान मत होइए या फिर चिल्लाइए नहीं. अब ये वज़न है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. और वैसे भी आपको तो यह कहना चाहिए कि मतलब वज़न बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, मैं तो खाऊंगा. और मैं किसी से मांगकर थोड़ी ना खा रहा हूँ, मैं तो अपनी कमाई का खा रहा हूँ. तो उसमें वज़न अगर बढ़ भी रहा है तो दिक्कत क्या है. ऐसा कहते हुए उनकी जो वाइफ है वो बच्चों को देने के लिए लड्डू निकालकर प्लेट में रखती है. और लेखक का वज़न कम करने को लेकर जो योजना है उसको तोड़ने का प्लान करते हुए इस तरीके से बोलती है. लड्डू देखते ही लेखक कहते हैं कि तुमने लड्डू क्यों बनाए, इसमें भी शक्कर होगा. तो उनकी वाइफ कहती हैं कि अरे मेरे पूरे ख़ानदान में किसी ने बिना शक्कर के लड्डू नहीं बनाए, तो मैं कैसे बनाती. अपनी वाइफ की बात सुनकर लेखक को इस बात का अंदाज़ा लग गया कि चाय भले ही बिना शक्कर की हो, लेकिन लड्डू की वजह से थोड़ी ना थोड़ी जो कैलोरी है वो उनके पेट में पहुंच चुकी है. दोरीवरच्या उड्याचा फक्त एकदा प्रयत्न केला व पहिली उडीच शेवटची ठरली, कारण 8x10च्या आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड. एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली ती ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलांच्या व औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली. दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली ती आचार्य बव्याच्या गळ्यात.
त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता. मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली. परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाहीत, कारण उपास हे त्यांच्या खास राखीव कुरण होते. लेखक कहते हैं कि रस्सी कूदने की कोशिश उन्होंने सिर्फ एक बार की और उनकी पहली छलांग ही आखिरी छलांग थी, क्योंकि उनके 8 गुना 10 के रहने वाले कमरे में पहली रस्सी को पूरी तरह से मोड़ना मुश्किल था. एक बार जब रस्सी उनके सर के ऊपर से चली गई तो वह ड्रेसिंग टेबल से तेल और दवाई की बोतल भी ले आई. और दूसरी बार जब लेखक आधी गैलरी और आधे घर में रस्सी घुमा रहे थे तो वो रस्सी जाकर आचार्य के गले में अटक गई. और लेखक कहते हैं कि जो आचार्य बर्वे हैं वो पहले से ही उनसे नाराज़ थे, और जब उन्होंने यह सुना था कि लेखक ने उपास रखा है तो पूरे गली के लोग उनसे मिलने के लिए, समाचार लेने के लिए उनके घर पर पहुँचे. लेकिन आचार्य बाबा बर्वे वो बाजू के ही अगले कमरे में रहते थे, लेकिन फिर भी वो लेखक के पास नहीं आए, क्योंकि उपास को लेकर उनकी जो सोच थी वो कुछ अलग ही थी. उपास को लेकर आचार्य की सोच कुछ विशेष तरह की थी और इसीलिए वह लेखक से नाराज थे. हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केलात हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला ना शोभणाऱ्या हा ढिंगाट मस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखा बळी पडला असता तर तुमची धडगट नव्हती. मी तुम्हाला क्षमा करतो. आचार्य लेखक से कहते हैं कि यह ठीक है कि आपने इस रस्सी को मेरे गर्दन के चारों ओर बांध दिया, लेकिन तुम्हारे जैसे उम्र वाले व्यक्ति को ये मस्ती, ये रस्सी उड़ी खेलना शोभा नहीं देता है. मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ तुम्हारी गलती पर, लेकिन यही गलती अगर तुमने किसी और के साथ की होती तो तुम्हारी खैर नहीं थी. पण मी मुद्दाम केलं नाही आचार्य. अहो, वजन कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतोय मी. काही उपयोग होणार नाही. का? का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमच्या. संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी. त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. आता या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली हे पाहता ना तुम्ही बाबा. ठीक आहे, प्रथम बोलन सोडा. बोलन सोडू? अजिबात. खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढा पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ तब्यात राहणार नाही. पण मला बोललाच पाहिजे बाबा, मी केविलवाण्या स्वरात ओरडलो. लेखक आचार्य से कहते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया. मैं तो वजन कम करने के लिए रस्सी उड़ी कर रहा था और गलती से ये रस्सी आपके गले में अटक गई. आचार्य लेखक को कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है. तब लेखक उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो आचार्य कहते हैं क्यों का मतलब क्या? तुम्हारे जीभ पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है. अगर तुम्हें वज़न कम करना है तो जीभ के कंट्रोल के साथ साथ तुम में धैर्य होना चाहिए. तुम्हारे मन में एकाग्रता की ज़रूरत है. इसके लिए पहले तुम्हें चीज़ों को छोड़ना होगा. तब लेखक उनको कहते हैं कि आप देख ही रहे हो, मैंने रस्सी उड़ी खेलने के लिए शर्म छोड़ दी है. तो आचार्य कहते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें बात करना भी बंद करना पड़ेगा. लेखक पूछते हैं बोलना भी छोड़ूं? तो आचार्य कहते हैं हाँ ज़रूर, क्योंकि मतलब तुम खाने के लिए तो जीभ का उपयोग कम कर रहे हो, लेकिन जब तक तुम बोलने के लिए जीभ का उपयोग कर रहे हो तब तक तुम्हारा जीभ नियंत्रण में नहीं रहेगा. तब लेखक उनसे विनती करते हैं कि मुझे बोले बिना नहीं रहा जाएगा, मुझे बोलने के लिए तो चाहिए ही. का पण एवढा संयम नाही तुमच्यात?
मौनाचा सामर्थ्य मोठा आहे. मौन ही शक्ती आहे. मौन ही उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनचा महत्त्व या विषयावर बडबडत होते. शेवटी त्यांचा वाक्यप्रवाह अडकवून मी ओरडलो, पण बाबा, मी बोललो नाही तर खाऊ काय? म्हणजे बोलायचे आणि खायचे संबंध काय? मी टेलिफोन ऑपरेटर आहे. बाबा, दिवसभर बोलवायच लागतं मला. मग कसलं वजन उतरवणार तुम्ही? अत्यंत करुणापूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाशी मी गच्च आवरली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला. जब लेखक आचार्य से कहते हैं कि मुझे बोलना ही पड़ेगा, तो आचार्य उनको पूछते हैं, पर क्यों? आपके पास इतना धैर्य नहीं है. मौन की शक्ति महान है. मौन एक शक्ति है. शांति. लेखक के हाथ में रस्सी कूदने के एक छोर को पकड़े हुए बाबा मौन के महत्व के बारे में 1 घंटे से ज़्यादा उनको आनंदित होकर बताते रहते हैं. लेकिन लास्ट में लेखक उनको रोकते हुए कहते हैं कि लेकिन मैं अगर बोलूँगा नहीं तो मैं खाऊँगा कैसे? तो आचार्य उनको पूछते हैं, खाने का और ना बोलने का क्या संबंध है? तब लेखक उनको बताते हैं कि बाबा, मैं एक टेलीफोन ऑपरेटर हूँ और पूरे दिन मुझे फ़ोन पर बोलना ही पड़ता है. आचार्य कहते हैं कि तो आप किस तरह अपना वजन कम करने जा रहे हैं? और अपने चेहरे पर अत्यंत करुणा वाला भाव लेकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं. मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला की बस, यापुढे उपास वजन उतरेपर्यंत उपास. मला मी काटकुळा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली. भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो. बिन साखरेचा आणि बिन दुधाचाच काय, पण बिन चहाचा देखील चहा मी पिऊ लागलो. साखर पाहिले की माझ्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला. केवळ फळावर मी जगू लागलो. लिंबाचा रस तर मला अमृतसारखा वाटू लागला. धारोष्ण दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो. दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मंजलावरील मंडळीच्या दुष्टपणाने वा आकसाने केलेले तक्रारीमुळे थांबवाव्या लागल्या. 10 उड्या पाय न अडकता मारण्यापर्यंत मी पोचलो होतो. कचेरी सुटली की मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो. केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार सुरू केला. जवळजवळ 10-12 दिवस हा कार्यक्रम चालू होता. माझ्यातला फरक मलाच कळत होता. लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे रोप उपटून पाहतात, त्याचप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला. पण मी ती इच्छा दाबून धरले. बरोबर 1 महिन्याने मी वजन करणार होतो. 1 महिनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता. केवळ दूध. दुर्दैवाने रोज गाईचे धारोष्ण दूध मिळण्याची सोय नव्हती, पण एकूण आहारव्रत जोरात चालू ठेवले. आचार्य की बातें सुनने के बाद लेखक पूरी तरीके से चिढ़ गए और उन्होंने निश्चय किया कि बस अब बहुत हुआ. इसके आगे से उपास और जब तक वजन कम नहीं कर लेता हूँ तब तक उपास. अब लेखक को पतले होने के सपने भी आने लगे. वो बिना खाना खाए खाने की थाली छोड़कर उठने लगे. बिना शक्कर और बिना दूध का क्या, वो तो बिना चाय के चाय पीने लगे. अब तो शक्कर देखकर उनको गुस्सा आने लगा. अब वे सिर्फ फल पर रहने लगे और
इस समय नींबू का रस उनके लिए अमृत का काम कर रहा था। धारोष्ण दूध मतलब फ्रेश दूध या तुरंत निकाला गया जो दूध होता है, वो लेने के लिए वे अंधेरी के गोठे पर जाने लगे। रस्सी उड़ी उन्होंने सिर्फ इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि नीचे के मंजिले पर रहने वाले दुष्ट या इरिटेट करने वाली जो ग्रुप थी, उनकी वजह से वे 10 उड़ी बिना अटके कूद लेते थे। अब वे ऑफिस से छूटने के बाद गिरगांव नाम के जो जगह थी, वहाँ के रास्ते से दौड़कर घर आने लगे। खाने में सिर्फ पौष्टिक यानी हेल्दी फूड और सात्विक आहार मतलब शाकाहारी आहार खाने लगे। क्रम लगभग 12 दिनों तक ऐसा ही चला। उनको अब खुद का फर्क समझ में आने लगा था। छोटे बच्चे जब बीज बोने के बाद वह पेड़ कितना बड़ा हुआ है ये देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, सेम उसी प्रकार से लेखक भी हर शाम अपना वजन करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस इच्छा को रोके रखा था। 1 महीने तक घी की एक बूंद तक उनके पेट में नहीं गई थी और दुर्भाग्य से हर दिन उनको गाय का फ्रेश दूध या तुरंत निकाला गया दूध अवेलेबल नहीं था। लेकिन उनका जो आहार व्रत था, जो उनका उपवास था, वो जोरों से चालू था। पदर वडा भरात फक्त 2 वेळाच साखर भात झाला। एकदा सोकाजीने चोरून कोळंबी भात चारला व खालच्या मंजलावरच्या भाऊजी पसरटवरांनी एकदा नागपुरी वडा भात पाठवला होता। एवढे अपवाद वगळल्यास भाताला स्पर्श नाही केला, त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्ये शरीरात कमी गेली। माझ्या एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळीचे आदर दुणवल्याचे माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते। जी मंडळी माझ्या डाएटची आणि उपवासाची चेष्टा करत होती, त्यांनीच पंत फरक दिसतोय अशी कबुली द्यायला शुरुआत केली। लेखक कहते हैं कि सिर्फ 15 दिनों में 2 बार ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने शक्कर भात खाई होगी। एक बार तो शोकाजी नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने चुपके से कोसंबी डालकर जो बिरयानी बनाते हैं, ऐसा चावल उनको खिला दिया था। और दूसरी बार लेखक के निचले वाले मंजिल पर एक भाऊजी रहते थे, उन्होंने लेखक को वड़ा भात, नागपुरी वड़ा भात जो होता है, वो भेजा था। तो बस यही 2 बार को छोड़कर लेखक ने चावल को एक बार भी हाथ नहीं लगाया था। लेखक वजन कम करने के लिए उपवास कर रहे हैं या फिर कोई भी एफर्ट डाल रहे हैं, इस चीज़ को देखने के बाद बहुत सारे उनके चाल की जो मंडली थी, उन लोगों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था, जो लेखक के नज़र से जा नहीं रहा था। लेकिन अब ऐसा समय आ गया था कि वही मंडली जो उनका कुछ समय पहले उनके डाइट का, उनके उपवास का या फिर उनका मजाक उड़ाती थी, आज वही उनको कह रही थी कि पंत, तुम्हें देखकर फ़र्क दिख रहा है कि तुम्हारे डाइट का कुछ असर तुम पर पड़ रहा है। और उन लोगों ने इस चीज़ को कबूल किया था कि सच में लेखक के डाइट का उनके शरीर पर असर दिखाई दे रहा है। जनोबा रेग्यासारख्या अत्यंत कुचकट शेजाऱ्यालाही पंत भलतेच काय हो रोडावलेत असे मान्य करावे लागले। मंडळीच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती, ती एकाच गोष्टीची, म्हणजे मूठभर मांस वाढवण्याची। पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चढण्यासारखा नव्हतो। लेखक कहते हैं कि उनके एक पड़ोसी थे जिनका नाम था जनोबा रेगे। वो जो थे ना, वो बहुत ही अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते थे या फिर खड़ूस टाइप के थे, जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। ऐसे व्यक्ति को भी ये मानना पड़ा कि हाँ, सच में लेखक दुबले पतले दिख रहे हैं। तो जनोबा जो थे, उन्होंने भी लेखक को कहा कि अरे पंत, क्या बात है, आजकल तुम बहुत ही पतले दिखाई दे रहे हो या फिर तुम्हारा वज़न कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात को उनके जैसे जो ओवर स्मार्ट व्यक्ति है, उनको भी मानना पड़ा। उसके साथ साथ लेखक को सिर्फ एक ही बात का डर था कि यहाँ पर जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, आज वो उनकी इस तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं,
कहीं उनकी वजह से मेरा वज़न फिर ना बढ़ने लगे। लेकिन लेखक ने इतना दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उनको पतला होना ही है, तो उनको ऐसे फालतू जो बोलते हैं ना तारीफ़, उनका कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, या फिर वो उनकी तारीफ़ को सुनकर चने के झाड़ पे चढ़ने वालों में से नहीं थे। इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जीवा नियंत्रण नंतर कमीत कमी 20 ते 25 पौंड तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती व त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिससमोरच्या वजनच्या यंत्रावर पाय ठेवला आणि आणले टाकून टिकटी काढले. महिन्यापूर्वी याच यंत्राने माझे वजन 181 पौंड दाखवले होते. 1 महिन्याचा उपास, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादी उग्र साधना केल्यावर आज टिकटीवर वजन। लेखक कहते हैं कि इस तरह इतना मन दबा के रखने के बाद, अपने जीभ पर नियंत्रण रखने के बाद मेरा वज़न कम से कम 20 से 25 पौंड कम होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा था। और इसी को कंफर्म करने के लिए वो अपने ऑफिस के यहाँ पर जो भी वज़न करने वाला मशीन था वहाँ पर गए और उस पर पैर रखे। 1 महीने पहले उन्होंने उसी मशीन से अपना वज़न नापा था, तब उनका वज़न उनको 181 पौंड मिला था। और जब इस बार उन्होंने अपना पैर उस पर रखा और उसमें से टिकट निकाली, तो वह ये देखना चाहते थे कि उनका जो इतने दिन का उपवास था, जो खाने का उन्होंने परिवर्तन किया था, रस्सी उड़ी खेली थी, इतना साधना करने के बाद आज उनके टिकट में कितना वज़न आया होगा। मिनिटभर माझा विश्वासच बसेना। 192 पौंड आणि भविष्य होते। आप बहुत समझदार और गंभीर है। हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोघी गोष्टींची चिंता करायचे सोडून दिले आहे आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नाही। छे वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने टिकट निकाला और उन्होंने उस टिकट पे अपना वज़न देखा, तो कुछ समय तक तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा उनका वज़न 181 पौंड से लेकर 192 पौंड हो चुका है और साथ ही उस टिकट पर भविष्य लिखा था कि आप बहुत ही समझदार और गंभीर है। अब जो वज़न उनका 181 यानी 181 पौंड था, वो अब बढ़कर 192 पौंड हो चुका था। मतलब पूरे महीने भर इतना डाइट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ और इसीलिए लेखक ने अब सोच लिया कि वो वज़न का या फिर भविष्य, इन चीज़ों की कभी भी कोई चिंता नहीं करेंगे। लेखक ने वज़न और भविष्य ये दोनों की चिंता पूरी तरीके से छोड़ दी और अब वह सोच चुके हैं कि इस जन्म में तो उनसे ये डाइट या फिर आहार जमने वाला नहीं है। और इतना सब कुछ करने के बाद ये जो कांटे पे उन्होंने अपना वज़न किया, उसके बाद वज़न सच में कम हो सकता है कि नहीं, यह जो रास्ता है वो उनका क्लियर हो गया और उन्होंने वज़न के बारे में पूरी तरीके से सोचना छोड़ दिया। यह लेसन बटाट्याची चाळ लेखक के इस विनोदी संग्रह से ली गई है। लेखक के वज़न कम करने के संकल्प को सुनकर उनके आसपास के लोग, उनकी वाइफ, उनके कचहरी में रहने वाले लोग जो उनके साथ काम करते थे, सभी ने अपनी अपनी सलाह देनी उनको शुरू की और उन सभी की सलाह मानने के बावजूद उनकी ये जो गंभीर समस्या थी या फिर गंभीर संकल्प था, वह सिर्फ एक हंसी का पात्र बनकर रह गया। जिस चीज़ को उन्होंने इस लेसन में बहुत ही मज़ेदार तरीके से, रोमांचक तरीके से हमारे सामने रखा है। आई होप आपको ये लेसन पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू।